ये कल क्वेश्चन दिया था, सॉल्व किया है तुम लोगों ने? इसको तुम लोगों ने ट्राई किया था दूसरे मेथड से? यस सर। ठीक है, आंसर आया था? सेम यस आंसर सर। आया था? ओके, ठीक है, गुड। ऐसे केस के लिए जिसमें कि लेंस के दोनों साइड मीडियम्स अलग अलग होते हैं, उनमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का रिलेशनशिप और उसके लिए फोकल लेंथ किस तरह से निकालते हैं, तो वो हम जनरल केस इस तरह से ले सकते हैं, जिसमें दोनों साइड मीडियम म्यू1 म्यू2 है और लेंस के लिए जो मीडियम है वो म्यू3 है, और इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरी लाइट रे पहले सरफेस पर रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है, और उसकी इमेज I1 कुछ यहाँ पर बनती है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्ट करती है और फाइनल इमेज I2 यहाँ पर बनती है। सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे कि लेंस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए किया था, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि म्यू1 और म्यू2 की वैल्यू सेम नहीं है, एज इन द केस ऑफ लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर अलग अलग मीडियम होंगे तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करके सबसे पहले I1 की पोजीशन निकालते हैं, तो वो लिखेंगे सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज म्यू3 अपॉन इमेज का कोऑर्डिनेट विच इज V1 माइनस फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं इस पहले रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट इक्वल्स म्यू3 माइनस म्यू1 अपॉन फर्स्ट सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट जिसको कि R1 स्टार लिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैंने डायग्राम बाई कॉन्वेक्स लेंस जैसा बनाया है और इसमें रे डायग्राम अकॉर्डिंगली ड्रॉ किए, लेकिन रे डायग्राम कैसी भी बनती, लेंस कैसा भी होता है, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन के बाद ऑब्जेक्ट इमेज की रिलेशनशिप ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। V1 की वैल्यू पता चल गई, फिर दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन, दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है, दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए लिखते सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज म्यू2 इन दिस केस, सेकेंड रिफ्रैक्शन ये वाला रिफ्रैक्शन, ठीक है, म्यू2 सेकेंड रिफ्रैक्शन, फाइनल इमेज फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज म्यू3 अपॉन ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट विच इज V1 इन दिस केस, ठीक है, इक्वल्स म्यू2 माइनस म्यू3, ठीक है, इक्वल्स R2 स्टार, ठीक है। एक सेकेंड, इसके बाद फाइनल रिजल्ट तुम लोग देखो क्या होता है, मैं एक सेकेंड में आता हूँ। ठीक है, तो इनको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, V1 की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास फाइनल रिलेशनशिप आएगा रिलेशनशिप आएगा म्यू3, नहीं, हाँ, म्यू2 अपॉन V माइनस, ठीक है,
जो दूसरी साइड की मीडियम है, दूसरी साइड वाली जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फाइनल इमेज μ1 अपॉन u, ये वैल्यू है, ये इक्वल होगी μ3 फाइनल माइनस, तो μ2 माइनस μ3 अपॉन R2 स्टार माइनस μ1 माइनस μ3 अपॉन R1 स्टार। ये तुम्हारा रिजल्ट है उस केस के लिए जिसमें कि दोनों साइड्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं। अगर μ1 और μ2 को सेम कर देंगे ना तो ये फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट तुम यूज करके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, हाँ माइनस कहाँ से है? ये वाला, तो इसको मैंने इंटरचेंज किया ना, ये μ3 माइनस μ1 था क्योंकि पहले में मैंने μ2 माइनस μ3 लिखा है, तो दूसरे में भी μ1 माइनस μ3 लिखने के लिए दूसरे इसको मैंने, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अभी सारी वैल्यूज प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करोगे और तुम्हें ऑब्जेक्ट इमेज की रिलेशनशिप पता चल जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओ कि फोकल लेंथ अगर इधर से लाइट रे सेंड करते हैं जहां पर कन्वर्ज करेगी और इधर से लाइट रे सेंड करते हैं ऑपोजिट साइड से तो जहां पर कन्वर्ज करेगी, ये दोनों क्या सेम डिस्टेंस से इस बार हो सकते हैं? दोनों साइड केस पहले अगर μ1 और μ2 सेम है तब तो सिमेट्री से हम बोल सकते हैं इधर से लाइट सेंड करने पर जहां पर कन्वर्जेंस होगी वैसा ही दूसरी साइड से भी होगी। ठीक है, तो फोकस इंडिपेंडेंट है कि ठीक किधर से हम लाइट रे को सेंड करें, क्योंकि दोनों साइड एक ही जैसी है। लेकिन यहाँ पे अगर μ1 से लाइट रे को सेंड कर रहे हैं तो कन्वर्जेंस पॉइंट कहीं और होगा और μ2 से जब लाइट रे को सेंड कर रहे हैं तो कन्वर्जेंस पॉइंट कहीं और होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ अगर पूछी गई है तो उसमें तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली लाइट हम किधर से किधर सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको तुम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और मैं तीसरा मेथड बताया था उसको तुम खुद से ट्राई करना। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 67 HC1। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, कुछ इस तरह का इसको बना देता हूँ फिर से। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और क्वेश्चन में बताया गया कि इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ बताई गई है, इसको क्वेश्चन में है, फोकल लेंथ की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस की 1.5। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को लेंस से 30 सेंटीमीटर पर रखते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ 15 है और ये 30 सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है यहाँ पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है कितनी दूर पर,
30 सेंटीमीटर और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। अगर फोकल लेंथ यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है, तो 2f पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, 2f पर इमेज बनेगी और ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसकी मैग्निफिकेशन बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होती तो इसकी मैग्निफिकेशन 1 होती। ठीक, ये कंप्लीट स्टोरी है। लेकिन इसमें कुछ चेंज किया जाता है। इसमें बोला जाता है कि अ ग्लास प्लेट, a rectangular glass slab of refractive index 1.5, thickness 1 centimeter is placed on the other side of the lens, perpendicular to the axis। मतलब इसके बाद हम एक ग्लास लेंस यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, सॉरी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और इस ग्लास स्लैब के प्लेस करने की वजह से पूछा गया है कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो 1 मिनट है, तुम लोग खुद से सोचो फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, वरना फिर मैं बताता हूँ। क्या है, लेंस की वजह से तो इमेज पता चली, लेकिन रेक्टेंगुलर स्लैब की कंप्लीट स्टोरी तुम्हें, ठीक है, ये तो पता है ना पहले से, और ये रिजल्ट बार बार यूज होगा, तो ये तो तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए। हमें पता है कि स्लैब के लिए, ये पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं, स्लैब का रिजल्ट याद है। ये स्लैब के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, जो रिजल्ट मैंने बताया था बिल्कुल वही रिजल्ट यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। स्लैब के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और स्लैब की ऑपोजिट साइड से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, तो होगा क्या कि लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, फिर ऐसे जाएगी, पहले सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, दूसरे सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और फाइनली जो लाइट निकलेगी वो इनिशियल लाइट के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ऐसा होने की वजह से, ऑब्जर्वर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट जहां पर है ना वहां से, ठीक है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर गया, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, ये वैल्यू कितनी आई थी याद है, T1 माइनस 1/μ, ठीक है। तो इस तरह से तुम सोच सकते हो कि अगर मान लो ये डाइवर्जिंग लाइट रेज है इस तरह से, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो पास आ जाता है लेंस के, ठीक है। बिल्कुल इसी का ऑपोजिट के साथ साथ तुम इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, अगर यहाँ पर हम कन्वर्जिंग लाइट रेज सेंड करते, मतलब यहाँ पर अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखते, ठीक है, कुछ इस तरह से लाइट रे कुछ यूं जा रही है, ठीक है, तो एक्चुअली ये लाइट रे जाना चाहती थी यहाँ पर,
ये यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट है हमारा, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो स्लैब की वजह से इस बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल लाइट से दोबारा इनिशियल की पैरेलल हो जाएगी, लेकिन इस बार जो फाइनल लाइट है वो कुछ वो किस तरह से डिस्प्लेस होगी, वो इस बार लेंस के पास नहीं, लेंस से दूर चली जाएगी। ये दोनों सेम डायग्राम ड्रॉ किया हूं, इसको तुम्हें अच्छे से पहचानना पड़ेगा। इसको थोड़ा छोटा बनाने की वैसे फिगर, ठीक है। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि लाइट जो है डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग। जब डाइवर्जिंग लाइट रेज है, ठीक है, और वो ऐसा रियल सोर्स है, तो वो ऑब्जेक्ट ना ऑब्जर्वर के लिए आगे ऐसा अपीयर होगा। ठीक है, मान लो दूसरी साइड से लाइट आ रही है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है। अगर अगर ये स्लैब नहीं रहता, ठीक है, अगर ये स्लैब नहीं रहता तो उस केस में सारी लाइट रेज यहाँ पर आती, ठीक है, यहाँ पर कन्वर्ज करती और ये रियल, ठीक है, सोर्स की तरह ट्रीट होता और ऑब्जर्वर को यहीं पर ऑब्जेक्ट दिखती, ठीक है। लेकिन स्लैब रख दिया पहले, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाएगा और कितने अमाउंट, और इस बार स्लैब से दूर शिफ्ट होगा, ठीक। और कहाँ पर शिफ्ट होगा, कितनी दूर शिफ्ट होगा, ये बिल्कुल उतनी ही दूर शिफ्ट होगा जितना कि पहले। ये दोनों जो लाइट रेस का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ये बिल्कुल रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है। ये तुम इसी को सोच सकते हो कि इधर से लाइट रेज जाती तो वो कुछ ऐसे हो जाती है ना, और कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होता, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर कन्वर्जिंग लाइट रेज स्लैब पे एंटर कर रही है, ठीक। इस तरह से इस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होनी थी, लेकिन स्लैब आने की वजह से क्या होगा कि ये जो इमेज है ये दूर जाएगी या पास होगी, कन्वर्जिंग है तो ये दूर हो जाएगी, ठीक है। और कितनी दूर होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो ये ऐसे हो गया, तो इस तरह से इसको मैं लिख देता हूँ I1 और इसको I2, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि 2F पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो 2F पर इमेज बनेगी। और यहाँ से यहाँ तक का जो शिफ्ट, यहाँ से यहाँ तक की जो शिफ्टिंग होगी वो होगी डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी T1 - 1 अपॉन म्यू, और T की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और 1 माइनस ये 2/3, तो वैल्यू होगी 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 30.33 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बनेगी इंस्टेड ऑफ 30 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता इसमें, ये स्लैब को कहीं पर भी रखा जाएगा ना तो तुम स्लैब को भूल जाओगे और ये स्लैब को हटा करके जो ऑब्जेक्ट है उसको इस डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस कर दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन तुम लोगों ने भेजा था, एक सेकेंड मुझे, वह तुम्हारा क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, ठीक है। तो वो थ्योरी में ही आएगा। अब थ्योरी के 3 पॉइंट्स मुझे अभी डिस्कस करने हैं, और लेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, बाकी सब में थ्योरी यही यूज होगी, उतना ज्यादा अच्छा कमांड आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या थ्योरी के टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, मैं इसको पहले लिख देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स रह गए। एक है, ठीक है, थिन लेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है, एट सम
सेपरेशन। ठीक है, तो हमारे पास दो थिन लेंसेज रखे गए हैं, और अगर कांटेक्ट में रखे गए तो इनका जो बिहेवियर होता है वो सिंगल थिन लेंस की तरह होता है, और इस कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी आती है, लेकिन ये थिन लेंस भी होने चाहिए और कांटेक्ट में होने चाहिए। अब क्वेश्चन है थिन लेंस तो है लेकिन ये दूर रखे गए हैं, अब इसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी? क्या इस कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट लेंस लगा सकते हैं कि इक्विवेलेंट थिन लेंस लगा सकते हैं? ये क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन ही है, इसको मतलब कोई ये टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन पॉपुलर क्वेश्चन है तो टॉपिक बना देते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। मतलब हमें कोई भी लेंस किसी भी टाइप का दे दिया गया इस तरह से, थिन लेंस है लेकिन ठीक है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, ये याद रखना है हमेशा। कई बार होता है कि क्वेश्चन में मान लो ऐसे मिरर दे दिया गया, ठीक, और बोला गया कि उसको हम 5 mm तक इसमें वाटर फिल कर देते हैं। ये मिरर है, ठीक है, और इसमें वाटर फिल कर दिया गया, ठीक है, तो ये वाटर वाला जो पार्ट है ना, ये लेंस की प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा जिसको कि सिल्वरिंग कर दिया गया। ठीक, ये भी सिल्वरिंग ऑफ लेंस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इसकी थिकनेस अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर हम, ठीक है, ये वाला रिलेशनशिप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हमारे पास थिन लेंस है अगर, और उस पर अगर सिल्वरिंग की गई है, फिर ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ पर बनेगी? ठीक है, वो हम पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें पता हो कि लेंस थिन है। अगर थिक है तब क्या करोगे? तब एक एक करके हर एक सरफेस पर रिफ्रैक्शन, ठीक है, अप्लाई करोगे, रिफ्लेक्शन अप्लाई करोगे, फाइनल इमेज बनाओगे। ठीक है, वो तो तुम हमेशा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये जो जैसे कॉम्बिनेशन थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़ते हैं, इसका पर्पस ये है कि कई बार लेंसेज को ऐसे कंबाइन कर दिया गया है, तो सॉल्व करने के लिए तो तुम अभी भी एक एक करके हर लेंस की वजह से इमेज बनाते हो, और वो इमेज नेक्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होती है, फाइनल इमेज बना लोगे, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि ये काम बार बार करना होता है। इसीलिए हम एक रेडीमेड रिजल्ट बना लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट अगर बहुत सिंपल है तो उस रिजल्ट को हम आगे डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, ये जो थिन लेंस का ही कॉम्बिनेशन है, लेंस की फोकल लेंथ दे दी गई है, कंबाइन कर देते हैं, तो उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी होगी? ठीक है, वो थिन लेंस कॉम्बिनेशन वाले मेथड से हम पता लगा सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है जो अभी कवर करना है, वो है वो क्या है? वो है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये बहुत पॉपुलर मेथड है। डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, कोई लेंस दिया गया है, कोई भी लेंस नहीं, कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, और उस कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, और ये लैब में, तुम्हारे लैब में शायद होगा भी, यूज किया जाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर डिटरमिनिंग द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स कवर करने, पहले सिल्वरिंग कवर करते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, फिर थिन लेंस कवर करते हैं। कॉपी कर लेते हैं, लेंस बना हुआ है हमारा। कोई भी एक जनरल लेंस लेते हैं, उसका जो बैक साइड वाला सरफेस है उसको हमने सिल्वरिंग कर दिया, कि उसकी सिल्वरिंग कर दी।
ठीक है, इसकी सिल्वरिंग कर दी। ठीक है, सिल्वरिंग करने का मतलब है इस लेंस का जो बैक साइड है वो अब रिफ्लेक्टिंग हो गया है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसे लेंस के सामने अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो फाइनल इमेज कहां पर बनेगी? ठीक है, फाइनल इमेज कहां पर बनेगी? तो फाइनल इमेज बनने के लिए, ठीक है, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इस बार लाइट रे कैसे ट्रैवल करेगी। ठीक है, सॉल्व करने का दो तरीका है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है, इसको मैं थोड़ा एक बार ये दिखा देता हूँ इसमें ठीक कैसे कैसे लाइट रे रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करेगी। ये सॉल्व करने का दो तरीका है। तो ऐसे यूं लाइट रे जाएगी, पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस होगा, ठीक है, कहीं पर इमेज बनेगी। ठीक है, और फिर ये जो I1 है ना, इसको मैं अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि 100% क्लैरिटी रहे तुम्हारे दिमाग में कि क्या हो रहा है। ये जो I1 है, ये सेकेंड ये जो सेकेंड सरफेस है ना, ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। कॉनकेव मिरर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो स्पेशल केस लिया है। कॉन्वेक्स लेंस को बंद कर देना। कॉनकेव लेंस को सिल्वरिंग किया है तो सॉरी कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वरिंग करेंगे तो ये जो बैक साइड वाला सरफेस है ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन लेंस तो कैसा भी हो सकता है, मान लो तुम्हें कॉनकेव लेंस दिया गया, इस टाइम में अगर सिल्वरिंग किया जाएगा तो ये वाला जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ठीक है, तो एनीवे कैसा भी मिरर है तो सेकेंड टाइम में रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट वापस आएगी और इस रिफ्लेक्शन के लिए I1 बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट की तरह और I2 इमेज होगी। ठीक है, मैं इंटेंशनली इस पार्ट को हटा देता हूँ। फिर उसके बाद क्या, पहले रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस होगा, फिर रिफ्लेक्शन एट सेकेंड सरफेस होगा और उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, और इस थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा बता सकते हो? कि फाइनली फिर से रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस होगा और इस बार रिफ्रैक्शन के लिए I2 ऑब्जेक्ट होगा और I3 इमेज होगी। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, इमेज कौन सी है। ठीक है, इसको इन तीनों फिगर्स को ना अच्छे से देखो और मुझे बताओ अगर इसमें कोई डाउट है तो। ठीक है, बताओ। इन तीनों फिगर्स को देखो और इसमें ऑब्जेक्ट इमेज अच्छे से समझ में आ रहा है। हमें फाइनली I3 की पोजीशन निकालनी है और O के बारे में बताया गया है। ऑब्जेक्ट गिवन है और फाइनल इमेज का हमें पता लगाना है। तो स्ट्रेटजी सिंपल है, पहले रिफ्रैक्शन के लिए I1 की पोजीशन निकालेंगे, फिर I1 को ऑब्जेक्ट मान करके रिफ्लेक्शन के लिए I2 की पोजीशन निकालेंगे, फिर I2 को ऑब्जेक्ट मान करके, ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए I3 की पोजीशन निकालेंगे। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब यही काम ना हमें एक ही डायग्राम में ड्रॉ करना है। मैं अलग से एक बार इसलिए ड्रॉ कर दिया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कहीं पर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तुम, अच्छा हाँ, I3 की पोजीशन निकालने के लिए ना दो तरीका है। एक तो पहले तो मैंने जैसा बताया कि तुम
फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे I1 की पोजीशन निकालने के लिए, फिर सेकेंड सरफेस पर मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके, मिरर फॉर्मूला रिफ्लेक्शन के लिए मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके I2 की पोजीशन निकालोगे। तो रिफ्लेक्शन के लिए मिरर फॉर्मूला तो कॉमन है, लेकिन फिर फाइनली थर्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। लेकिन यही काम करने के लिए, ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला है ना वो उतना सिंपल नहीं है, उसमें सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला सिंपल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, जैसा कि पिछली क्लास में भी बताया था तुम्हें कि हम इस कॉम्बिनेशन को, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। सिल्वर्ड लेंस के कॉम्बिनेशन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक मिनट, इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये एक लेंस है, इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, और इसके बाद एक कॉनकेव मिरर। एक तरीका है सॉल्व करने का कि रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करो, ठीक, पहले सरफेस पे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन अप्लाई करो। दूसरा तरीका है कि लेंस के लिए इमेज निकालने का लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा सिंपल है। तो हम इसको ना एक लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन की तरह भी देख सकते हैं। हम मान सकते हैं कि यहाँ से जो लाइट आ रही है ना, उसकी इमेज कहीं पर लेंस फॉर्म कर रहा है I1, और जहां पर ये लेंस इमेज फॉर्म कर रहा है वो मिरर के लिए अब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और फिर मिरर उसकी इमेज दोबारा I2 फॉर्म कर रही है, और ये I2 लेंस के लिए, अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना दोबारा लेंस से पास करेगी, और लेंस के लिए ये I2 ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी, ठीक है। लेंस के लिए I2 ऑब्जेक्ट है, दोबारा रिफ्रैक्ट करके लेंस I2 की फाइनल इमेज I3 कहीं पर बनाएगा, ठीक है। दोनों काम कर सकते हो, दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा, तुम चेक करके देख सकते हो। कि हम यहाँ पे बस यही तो कर रहे हैं ना, एक यहाँ पे थिन एयर का पोर्शन इमेजिन कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि अगर हमारे पास दो बिल्कुल आइडेंटिकल सरफेस है, एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, तो इन दोनों की वजह से लाइट रे में ना कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे लाइट रे जा रही थी वैसे ही लाइट रे आगे जाएगी, क्योंकि पहले की वजह से जितनी बेंड करेगी ना उतनी दूसरे की वजह से वापस रिटर्न हो जाएगी। अगर इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हम अज्यूम कर रहे हैं, और अरे यहाँ पे एयर अगर मान भी लेते हैं और थिकनेस उसको 0 अज्यूम कर लेते हैं, तो एक ही बात है ना, ठीक है। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा आसान, ठीक है, वरना रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करके भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ये वाला जो रिजल्ट है, मतलब ये वाला जो डेरिवेशन है सिल्वरिंग ऑफ लेंस का, इसको अगर तुम खुद से सही से अप्लाई करके फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हो, ठीक है, इसका मतलब है कि तुम्हारे लेंस से रिलेटेड और मिरर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट 100% क्लियर है। यहाँ पे सही से टेस्ट होगा कि तुमने लेंस फॉर्मूला कितने अच्छे से और मिरर फॉर्मूला कितने अच्छे से अप्लाई करना सीखा है। सबसे पहला मैं एक रफ रे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, और उसके बाद एक एक करके हम हर एक इमेज की पोजीशन निकालते जाएंगे और फाइनल इमेज की पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। तो लेट अस से इस तरह से ऑब्जेक्ट से लाइट रे, एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरी लाइट रे लेंस पे फॉल करती है, और लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज लेट अस से कहीं यहाँ पर ऐसे प्रोड्यूस करता है। ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, इसको डॉटेड बनाना पड़ेगा ना, इसको मैं यहाँ पे ऐसे, ये फॉर्म हो रही है लेंस की वजह से इमेज I1। पिछले डायग्राम और इस डायग्राम में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की इमेज I1 लेंस की वजह से फॉर्म हो रही है, ठीक है। लेंस अगर सिल्वरिंग नहीं करते
तो ऑब्जेक्ट की इमेज जहां पर फॉर्म होती है वो I1 है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और ये रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से लाइट रे यूं वापस आएगी, फिर से डॉटेड लाइट रे बनाना पड़ेगा। मिरर के लिए I1 ऑब्जेक्ट है, और मिरर के लिए I1 ऑब्जेक्ट है, और इसको डॉटेड बनाना पड़ेगा। और I2 मिरर के लिए I2 इमेज है। ठीक है, तो जब लाइट से रिफ्लेक्ट होकर के मिरर से दोबारा पास करेगी ना, कहाँ मैंने बनाया, ये ऐसे हमारा लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मिरर है, तो लाइट से ऐसे लेंस से गई और फिर यहाँ पे बन गई, यहाँ I1 पे पहुंच गई। अब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के दोबारा जब वापस आएगी लाइट वो दोबारा लेंस से पास करेगी। ठीक है, और लेंस के लिए मिरर की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी, और लेंस उस ऑब्जेक्ट की दोबारा कहीं पर इमेज बनाएगा। ऐसा ही होगा ना? ठीक है, तो यहाँ से लेंस ठीक है लाइट रेस को दोबारा कन्वर्ज करके कुछ यहाँ पे पहुंचा देगा, और ये I3 इज द फाइनल इमेज। ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट u है। ठीक है, ठीक है, और डिस्टेंस के लिए हमें एक्सिस साइन ये सब देखना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे लेंस किसी भी टाइप का है उसके लिए ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा गया उसके कोऑर्डिनेट को u एज्यूम कर ले। लेंस की वजह से जहाँ पर इमेज बन रही है उसके कोऑर्डिनेट को v1 एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, और मिरर की वजह से जहां पर इमेज फॉर्म उसको v2 एज्यूम कर ले रहे हैं, और फाइनल इमेज को v मान रहे हैं। ठीक है, और हम अपना एक्सिस चूज कर लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसी एक्सिस के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे। अब एक एक करके हर एक सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज की रिलेशनशिप लिखते हैं। सबसे पहले लेंस के लिए बताओ कि ये वाला जो केस है, लेंस के लिए बताओ। लेंस फॉर्मूला है 1/, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ठीक है, 1/v, यहाँ पर इमेज इज v1, 1 ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट इक्वल्स 1 अपॉन लेंस के फोकल लेंथ का, लेंस के फोकस का कोऑर्डिनेट। वो कहीं पर भी हो, कहीं इस साइड होना चाहिए, कन्वर्जिंग है अगर तो लेंस का कोऑर्डिनेट इधर हो, लेंस के फोकस का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। ठीक, उसको मैं FL अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो फोकस है ना, इस लेंस का फोकस यहाँ पर होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं FL अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है सबको? मिरर के लिए बताओ, मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। ठीक है, तो 1/v मतलब मिरर के लिए इमेज, मिरर के लिए इमेज I2 है, और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट I1 है। ठीक है, तो 1 इमेज का कोऑर्डिनेट प्लस, क्योंकि मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला अप्लाई करें, और 1 ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। इक्वल्स, ठीक है, 1 अपॉन मिरर के फोकस का कोऑर्डिनेट। तो मिरर का फोकस कहीं पर भी होगा, तो फोकस का कोऑर्डिनेट हम 1/f(m) लिख देते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है,
ये लास्ट वाला जो पार्ट है उसके लिए तुमने ऑब्जेक्ट इमेज की रिलेशनशिप सही से लिख ली, तो वो ठीक है, इसका मतलब होगा कि तुम्हें सही से लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया। ठीक है, तो फाइनली हम लिखने जा रहे हैं लेंस के लिए सेकेंड रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ कहाँ पर होंगे। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट होगा I2 और इमेज होगी I3। ठीक है, लेंस के लिए ना, लेंस को ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज इस तरह से ठीक I2 पर आती, ठीक है, लेकिन बीच में लेंस आ गया है, तो ये जो इंसिडेंट लाइट रेज है ना, इसके करस्पॉन्डिंग I2 ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा लेंस के लिए, और ये सारी लाइट रेज ऐसे कन्वर्ज करके I3 पर फॉल कर जा रही है। ठीक है, तो I3 ट्रीट होगा लेंस के लिए इमेज की तरह। ठीक है, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो होगी I2, लेंस के लिए इमेज की पोजीशन तो I3 होगी। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस 1/v, 1/v, तो 1/v का मतलब फाइनल इमेज इज, ठीक है, I3, तो I3 का कोऑर्डिनेट 1/v एज सच लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 1 ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, और लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है 1/v2 माइनस 1/v2, ठीक है, इक्वल्स 1 द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ऑफ दिस लेंस। और इस बार फोकस के कोऑर्डिनेट को क्या लिखूं, बताओ। इसको मैं हाईलाइट करके लिख, ये लिखूंगा -f। इसको पहले देखो, 1 मिनट सोचो और मुझे रिप्लाई करो कि -f यहाँ पे क्यों लिखा जाए। क्योंकि वो लाइट रेज आ रही है दूसरे साइड से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ये क्लियर है सबको। तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है और बार बार तुम लोग पूछते हो यहाँ माइनस कैसे लेते हैं। मैं पहले दिन से ये बता रहा हूँ कि लेंस के लिए तुम्हें फोकस का कोऑर्डिनेट पता लगाना पड़ेगा, तभी लेंस लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और फोकस का कोऑर्डिनेट डिसाइड होता है लाइट रेज की डायरेक्शन से। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अगर ये मान लो कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, लाइट रे यूं आ रही है, अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो इसका जो फोकस है ना यूं इधर लाई करेगा। लेकिन सेम लेंस के लिए इमेज की पोजीशन निकालना चाहते हो, लेकिन लाइट रे अगर इधर से आ रही है, तो अब फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, जो पहले था उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी ट्रू है, और इसकी जगह अगर कॉन्केव लेंस भी होता ना, तो कॉन्वेक्स लेंस का पहले हम फोकस का कोऑर्डिनेट जो भी मान रहे थे, और वो फोकस का कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पर होता। लेकिन अगर लाइट रे की डायरेक्शन ही रिवर्स हो गई है, तो ये अंडरस्टूड है कि लाइट रे की जो पिछली डायरेक्शन थी ना, उसके अकॉर्डिंग हमने जो फोकस का कोऑर्डिनेट लिया था, अब फोकस का कोऑर्डिनेट उसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो ये हमारा लेंस था, पहले लाइट रे इधर जा रही थी, मिरर पे गई, और फिर वापस जब लाइट रे आ रही है ना, तो इस बार लाइट रे की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो इस बार सेम लेंस का जो फोकस होगा वो पहले जिधर था उसका ऑपोजिट हो गया। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो पहले फोकस इधर था, अब फोकस अगर इधर से लाइट रे आ रही है तो दूसरी साइड चला जाएगा। और अगर ये कॉन्केव लेंस होती तो पहले फोकस इधर होता, ठीक है, अब फोकस ऑपोजिट साइड चला जाएगा। इन एनी केस फोकस का कोऑर्डिनेट जो भी पहले हमने माना था उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। इसलिए फोकस का कोऑर्डिनेट, ये जो FL है ना, ये मैंने जैसा भी लेंस है उसके फोकस के कोऑर्डिनेट को अज्यूम किया FL कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट है, लेकिन जो भी पहले कोऑर्डिनेट था उसका माइनस, अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो फोकस का कोऑर्डिनेट अब उसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने सही से फॉर्मूला अप्लाई, अब क्या प्रॉब्लम है, इसमें हमें V1 और V2 को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करके फाइनल इमेज की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम सोचेंगे ये V1 है, ये V1 है, ठीक है, इसको जरा देखो तुम लोग, ठीक है, ये V1 है, V1 है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ V2 है। ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सेकेंड और थर्ड को,
हमारा काम है V1 और V2 को एलिमिनेट करना, ये इंटरमीडिएट इमेजेस का कोई लेना देना नहीं। V1 और V2 को मतलब 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, V2 गया और उसमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या बोलते हो? 2 और 3 को जैसे ऐड करेंगे तो V2 कैंसिल हो जाएगा और V1 कैंसिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस V1 है, इसमें -1 कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है इसको चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा चेक करो, ये वैल्यू आ रही 1/v, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, V1 कैंसिल हो गया और ये जब माइनस करेंगे ना, चेक करना, +1/u इक्वल्स, ठीक है, 1/fm 1/-FL प्लस 1/fm -1/fl, तो ये वैल्यू आ रही है 1/fm -2/fl, ठीक है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस के बाद जो ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशनशिप है, ठीक है, वो नॉट सरप्राइजिंगली बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा कि मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेशनशिप है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि लेंस को अगर सिल्वर कर दिया तो अल्टीमेटली ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल बिहेव करेगा एक स्फेरिकल मिरर की तरह, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा कि मिरर के लिए आता है। अगर मिरर की तरह बिहेव करे उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो उसकी फोकल लेंथ होगी 1/, मतलब मिरर की फोकल लेंथ और 2/, लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, लेंस को देख करके तुम्हें इस कॉम्बिनेशन के लिए ना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है, मिरर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। और ओवरऑल इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन को मिरर, जैसे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट दिया है तो इमेज पता लगा दे, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके तुम्हें इमेज की पोजीशन पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये नीट के लिए अब पता नहीं टाइम के साथ साथ, ठीक है, क्वेश्चंस कई बार थोड़ा अच्छे लेवल की पूछे जाते हैं, कभी कभी इजी पूछे जाते हैं। नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि नहीं है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए ये कम चांसेस है। लेकिन ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, ओवरऑल तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, कैसे हमें लेंस और मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। ठीक, अगर हर स्टेप अच्छे से क्लियर है तो तुम किसी भी क्वेश्चन में प्रॉपर्ली मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, हर बार मैंने एक ही चीज कही है कि अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस तो तुम कैसे भी चूज करोगे, ऑब्वियसली ओरिजिन तुम्हें लेंस को, मिरर को ही सेंटर मान कर करना पड़ेगा, लेकिन जो फोकस का कोऑर्डिनेट है वो प्रॉपर्ली तुम्हें देख करके लिखना पड़ेगा। अब ये जो, अब जैसे ही तुम्हें लेंस को सिल्वर करके दिया जाएगा ना, तो उसके लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, कैसा भी लेंस हो। मैंने एक स्पेशल टाइप का लेंस यहाँ पे ड्रॉ किया था, मान लो लेंस कैसा भी है, यूं ऐसे लेंस दे दिया गया है, ठीक है, ये यूं ऐसे लेंस दे दिया गया है। अगर सिल्वरिंग कर दिया गया तो अल्टीमेटली जो कॉम्बिनेशन है ना वो बिहेव करेगा मिरर की तरह, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? फोकल लेंथ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, मिरर की फोकल लेंथ -2/FL। अब इसको ये जो रिजल्ट है ना ये बहुत, मतलब ऐसा रिजल्ट नहीं है जो कि तुम्हें इंट्यूटिवली समझने में डिफिकल्टी होगी। एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए इस तरह से तुम सोच सकते हो, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ, फोकस का कोऑर्डिनेट इधर आता है, और ये जो कॉनकेव मिरर है इसके फोकस का कोऑर्डिनेट इधर आता है, ठीक है। तो अगर हम यूं इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस अज्यूम कर रहे हैं तो फोकस का कोऑर्डिनेट मिरर का ना नेगेटिव है, ठीक है, और ये जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट है ये बताता है कि हमारा जो मिरर है कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर होने का मतलब है कि वो कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट रेस को ये हमेशा कन्वर्ज करेगा। उसी तरह से ये जो लाइट रेस है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, और इसके लिए फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा
वो पॉजिटिव, इन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। इनफैक्ट अगर तुम्हें इस कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में सारी चीजें पता है, हर एक रीजन में इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज कैसी बनती है, ये सब तुमने मिरर के लिए बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। लेंस के लिए करने में न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करने में थोड़ी डिफिकल्टी फील होती थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें मिरर के लिए पता है ना, तुम सेम रिजल्ट यूज करके डायरेक्टली तुम लेंस के लिए इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी बता सकते हो। तो बस उसमें करना क्या होता है कि अगर तुम फॉर्मूला भी देखोगे ना, फॉर्मूला में एक माइनस का ही तो डिफरेंस है ना। तो मिरर के लिए तुम्हें पहले से पता है कि ये मिरर है, इसके लिए ये पॉइंट्स पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कि तुम क्या करते थे, कि ये बोलते थे कि वन और टू, ये वन में अगर ऑब्जेक्ट है तो टू में इमेज, टू में अगर ऑब्जेक्ट है तो वन में इमेज, ठीक है। ऐसा ही लेंस के लिए भी हो रहा है, अगर तुम अच्छे से देख पा रहे हो, और जैसी इमेज बन रही है ना बिल्कुल वैसी इमेज यहाँ पर भी बन रही है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट के लिए जो, ठीक है, ये एफ है और ये टू है, ठीक है। अगर वन में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो इमेज जो है ना फोकस के लेफ्ट में इस पार्ट में बनती है। अब तुम्हें बस यही चीज समझनी है कि लेंस के लिए भी वही चीज होगी, लेकिन वो दूसरी साइड हो जाएगी बस, ठीक। ये वाला जो पार्ट है ना इधर चला जाएगा, ठीक है। मतलब फोकस के लेफ्ट में अगर इमेज बन रही है मिरर के लिए, तो फोकस के राइट में बनेगी लेंस के लिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। अगर फोकस के राइट में इमेज है तो लेंस के लिए फोकस के लेफ्ट में इमेज चली जाए, बाकी चीजें सेम रहेगी और इमेज बिल्कुल वैसी ही बनेगी। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो तुमसे बोला जा रहा है ये बताओ कि हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, इमेज कहाँ पर बनेगी। हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के यहाँ पर रखते हैं, है ना, यही रीजन है ना। यहाँ पे हमें बोला गया है कि इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी, ठीक है। तो हमें मिरर के लिए पता है कि इमेज पोल और प्लस इंफिनिटी के बीच में बनेगी, ठीक है। और इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी, एनलार्ज बनेगी, ठीक है। और इमेज वर्चुअल बनेगी, सारी चीजें ट्रू होगी। लेकिन बस जो चीज मिरर के लिए राइट में होगी ना, वो लेंस के लिए लेफ्ट में हो जाएगी। तो यानी इमेज इधर बनेगी, इरेक्ट बनेगी, एनलार्ज बनेगी और वर्चुअल बनेगी। कि मैं ये बताना चाह रहा था कि ये कॉनकेव मिरर का बिहेवियर कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। ये दोनों कन्वर्जिंग होते हैं और उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर कॉन्वेक्स मिरर का बिहेवियर, ठीक है, कॉनकेव लेंस की तरह होता है। दोनों डाइवर्जिंग होते हैं, लेकिन लेंस के लिए पॉजिटिव फोकस का मतलब है या पॉजिटिव पावर होने का मतलब है ये कन्वर्जिंग लेंस है, और लेंस के लिए नेगेटिव पावर होने का मतलब है ये डाइवर्जिंग लेंस है। लेकिन मिरर के लिए उल्टा है। मिरर के लिए अगर पावर तुम निकालते हो, हालांकि पावर हम सिर्फ लेंस के लिए डिफाइन करते हैं, मिरर के लिए डायरेक्टली डिफाइन नहीं करते हैं। लेकिन अगर तुम पावर मिरर के लिए कैलकुलेट करना चाहो सेम, ठीक है, फॉर्मूले के बेसिस पर, तो वहां पे अगर पावर नेगेटिव आएगा मिरर के लिए तो उसका मतलब है कि कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। और पॉजिटिव आएगा तो उसका मतलब है कि हाँ वो डाइवर्जिंग होगा, ठीक है। तो मिरर के लिए फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होती है तो इसका मतलब होता है कि वो कॉनकेव है, कन्वर्जिंग है। और मिरर के लिए अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ठीक, इसका मतलब है कि वो कॉन्वेक्स है और डाइवर्जिंग है, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पर देख करके बता सकते हो
कि जैसे हम मान लो स्पेशली एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और इसकी अगर सिल्वरिंग करते हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर है। तो जब लाइट रे इसमें जाएगी ना, तो पहले तो लेंस एक बार कन्वर्ज करेगा लाइट रे को, ठीक है, और उसके बाद दोबारा ये जो मिरर है ना, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, ये दोबारा से लाइट रेस को और कन्वर्ज ही करेंगी, और फिर जब दोबारा ये इसके सामने लेंस आएगा, तो ये कन्वर्जिंग लाइट रे इस तरह से आ रही है इसके पास, ये और इसको कन्वर्ज करेंगे। ये तो तीनों मिल करके लाइट रे को कन्वर्ज ही करेंगे, फोकल लेंथ बिल्कुल रिड्यूस होती चली जाएगी। लेकिन इफेक्टिवली तुम देख सकते हो तीनों की वजह से कन्वर्जेंस आ रही है, तो तीनों मिल करके ना ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेंगे, और तीनों की वजह से जो नेट फोकल लेंथ होगी, ठीक है, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, ये इफेक्टिव फोकल लेंथ जो होगी वो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मिरर तो एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मिरर 1/, फोकल लेंथ ऑफ मिरर है, ठीक है, और क्योंकि लेंस से 2 बार लाइट रे पास कर रही है, तो 2/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। लेकिन यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया गया है कि जो कन्वर्जिंग लेंस है ना, ठीक है, वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। मतलब कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन वो बिहेव करता है कॉनकेव मिरर की तरह जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है, तो इसी के लिए ये माइनस है। ये कॉन्वेक्स के लिए ये पॉजिटिव टर्म, क्योंकि ये भी कन्वर्जेंस ही प्रोड्यूस करेगा, तो इसके लिए अगर ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव में ही आना चाहिए, उसके लिए ये माइनस आ रहा है, ठीक है, ये याद रहेगा। तो एक क्वेश्चन इसी पे लगे हाथों ले लेते हैं, इसको ट्राई करो। छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इज सिल्वर, ठीक है, फाइंड द इमेज if object is placed 5 centimeter in front of it, ठीक है, लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्व करो। ठीक, इसमें बताया गया है कि कॉन्वेक्स सरफेस जो है ना, उसको सिल्वर किया गया है। कर्व्ड साइड। सॉल्व करो। तुम बोलोगे इसमें कोई डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा, लेंस के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों केस में मिरर तो अलग अलग हो गए ना। अगर मान लो प्लेन सरफेस में सिल्वरिंग करते हैं, कर्व सरफेस में करेंगे, तो ये दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। सिल्वर, पहले तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो हमें मिरर की फोकल लेंथ चाहिए
लेंस की फोकल लेंथ चाहिए। लेंस की फोकल लेंथ हमें पता है, मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? ये तो 20 सेंटीमीटर है, गिवन है। मिरर की फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसके लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 1/FL इक्वल्स म्यू माइनस 1/R1 स्टार माइनस 1/R2 स्टार। ठीक है, ये है +20, क्योंकि लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका फोकस कुछ यहाँ पर होगा, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। ये वैल्यू होगी 3/2 माइनस 1 पहले सरफेस का तो इन्फिनिटी है, माइनस ऑफ आर। इसके सेंटर का कर्वेचर माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर पर होगा, तो इसमें पता चलेगा 1/2R। तो आर की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। चेक करो, आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। यानी कि इस लेंस का जो ये स्फेरिकल पार्ट है, जिसको कि सिल्वर किया गया है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी? मिरर की फोकल लेंथ हो जाएगी R/2, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ, ठीक है। अब हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ये अल्टीमेटली कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, 1/F इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/FM माइनस 2/FN। तो मिरर की फोकल लेंथ -5 माइनस 2 लेंस की फोकल लेंथ 20। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? -1/5 माइनस 1/10। ठीक है, तो ये -3/10। तो ये वैल्यू आ रही है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है -10/3। ठीक है, 10 मतलब 3.33 पर। और ऑब्जेक्ट को जो है ना, वो कुछ यहाँ पर रखा गया है 5 सेंटीमीटर पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? तो वो सॉल्व करके लिखोगे 1/V 1/V प्लस 1/U इक्वल्स 1/F। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उसके अकॉर्डिंग 1/V प्लस ऑब्जेक्ट रखा गया है 1/5 पर, और फोकल लेंथ है -10/3। तो सॉल्व करके इमेज की पोजीशन पता चल जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड भी फाइनली इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग बताओ, ये कंप्लीट करूं या क्लास है, क्या करना है बताओ? इसको कंप्लीट कर लिया जाए भी? बताओ क्या चॉइस है तुम्हारी? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें डिटेल में थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ब्रीफली इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेजेस के बारे में फिर से मैं रिव्यू कर देता हूँ कि अलग अलग पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ कहाँ पर बनते हैं। ये तुम लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस तो, कॉन्केव लेंस तो कम डिस्कस किया है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस तो कई बार डिस्कस किया। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, -इन्फिनिटी से फोकस रहता है, ठीक है, तो इमेज फोकस से
सॉरी -∞ से +-2f के बीच में रहती है। तो इमेज +f से +2f के बीच में होती है, इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश्ड होती है और रियल इमेज बनती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, छोटी हो जाती है, इन्वर्टेड भी हो जाती है, लेकिन रियल इमेज फॉर्म होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जैसे -2f से -f जाता है, तो अब इमेज +2f से इन्फिनिटी चली जाती है। ठीक, इसमें इमेज जो है ना वो इन्वर्टेड तो होती है, लेकिन इस बार इनलार्ज हो जाती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, लेकिन रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए तुम्हें रे डायग्राम भी पता है कि अगर यहाँ पर हम कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक, इस तरह से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हम इमेज ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो इमेज कहाँ पर बनती है? इमेज कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, ये इमेज है। ठीक है, इमेज जो है छोटी हो जाती है और लेकिन इमेज रियल होती है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे, तो इस बार क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट को अगर -2f और f के बीच में रखेंगे, ये भी वो रीजन है जहां पर इमेज, ठीक है, रियल ही बनेगी। ये ऐसे लाइट से चली गई और एक इस तरह से ऐसे। लेकिन इस बार जो इमेज है ना वो इनलार्ज बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड और इनलार्ज बनेगी। ठीक, इस रीजन में इमेज छोटी हो जाती है, इस रीजन में इमेज बड़ी हो जाती है, लेकिन इन्वर्टेड रहते हैं और रियल रहते हैं। अब इसके आगे अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, तो इसके बाद दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बन पाए, क्योंकि इसके आगे जैसे ही ऑब्जेक्ट जाती है ना, तो इमेज वर्चुअल हो जाती है, वो यहाँ से यहाँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इसके और आगे अगर ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, तब तो ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो जाता है। इमेज रियल बने, लेकिन अब ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो गई है। तो अगर हम चाहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके रियल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग रियल इमेज मिले, तो उसके लिए यही वाला रीजन है। हमें ऑब्जेक्ट को -∞ से फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट को फोकस से पहले रखना पड़ेगा और इमेज जो है ना वो फोकस के बाद बनेगी। कि छोटी बन सकती है, बड़ी बन सकती है, वो डिपेंड करेगा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इमेज फोकस के बाद बनेगी अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस से पहले रखेंगे। यही रीजन्स है जिसमें कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज में बनेगी। ठीक है, हाँ। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर तुमसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए पूछा जाए कि ये बताओ रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में कॉन्वेक्स लेंस के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, तो तुम्हारा क्या आंसर है? रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की डिस्टेंस कम से कम हम कितनी ला सकते हैं? मिनिमम डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज के बीच में कितनी हो सकती है, बताओ। मतलब ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसकी इमेज देखते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट और उसकी अपनी इमेज के बीच में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितनी है? मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फोकस पर इमेज बनेगी, डिस्टेंस इनके बीच में इन्फिनिटी है। मिनिमम डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है? 4f। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जैसे जैसे हम, तुम सोचो जरा, ये समझना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज यहाँ फोकस पर बन रही है। ठीक है, यहाँ पर इमेज बन रही है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो। इनके बीच में गैप कितना है? इन्फिनिटी है, तो ये अभी तो बहुत दूर है। हम चाहते हैं कि ये दोनों पास है,
तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास लाते हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को राइट मूव करते हैं तो इमेज भी इधर जाती है। लेकिन ये कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट जब इस रीजन में रह रहा है ना, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी। ठीक, ये मानते हो सब लोग? इंट्यूटिवली एक्सप्लेन करना है तो इंट्यूटिवली तुम इस तरह से सोच सकते हो कि ऑब्जेक्ट जितने टाइम में इन्फिनिटी से 2f आ रहा है, इमेज उतने टाइम में f से 2f जा रही है, तो ऑब्वियसली इमेज धीरे धीरे ट्रैवल कर रही होगी, ऑब्जेक्ट फास्ट ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, ओके। दूसरा, मैथमेटिकली अगर तुम्हें देखना है तो ये रिलेशनशिप तुम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स v² / u², ठीक है, टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि यहाँ पर इमेज पास है और ऑब्जेक्ट दूर है, तो ये वाला जो फैक्टर है ना वो 1 से कम होगा, तो इमेज की जो स्पीड होगी वो ऑब्जेक्ट की स्पीड से कम होगी इस रीजन में, इन रीजन्स में मतलब। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि ऑब्जेक्ट जब तक -∞ से 2f, -∞ से -2f आ रहा है, तब तक ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, इमेज स्लो मूव कर रही है। तो इस ड्यूरेशन में तो हम बोल सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट फास्ट है और इमेज स्लो है, तो इनके बीच का जो गैप है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ये मान लो 100 मीटर पर, ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इनके बीच का गैप रिड्यूस हो रहा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे। ठीक है, कितना करीब आएंगे, तो ये चलते 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 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2f पर आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ 2f पर आ जाता है और इमेज भी यहाँ 2f पर आ जाती है। इमेज है, ऑब्जेक्ट है, और इससे पहले पहले हमेशा ऑब्जेक्ट फास्ट ट्रैवल कर रहा था, इमेज स्लो ट्रैवल कर रही थी। इससे पहले पहले हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के पास ही आ रहे थे, मतलब कि अभी तक ना इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो अभी तक तो 4f है कि इसके पहले ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस 4f से तो ज्यादा थी, क्योंकि इससे पहले हमेशा ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को 2f से आगे ले जाएंगे ना, तो अब क्या होगा पता है, ऑब्जेक्ट को जैसे 2f से आगे ले जाएंगे, इमेज भी 2f से इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगी, लेकिन इस रीजन में ऑब्जेक्ट स्लो मूव करेगा और इमेज फास्ट मूव करेगी। इसका मतलब अब एक दूसरे को ये अप्रोच नहीं करेंगे, अब ये दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस कम नहीं होगी, बढ़ेगी हमेशा। इससे पहले हमेशा कम हो रही थी कि 2f आने से पहले तक हमेशा डिस्टेंस कम हो रही थी, और 2f आने के बाद हमेशा डिस्टेंस बढ़ रही थी। तो इसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की जो मिनिमम, इसके थोड़ा भी दूर करोगे ना, ऑब्जेक्ट मान लो 1 सेंटीमीटर आगे जाता है, इसके समझाने के लिए कह रहा हूँ, मान लो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर आगे चला गया, तो इमेज 1 सेंटीमीटर नहीं है, वो मान लो 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा, तो इनके बीच का जो गैप है ना वो बढ़ेगा ही आगे हमेशा। मिनिमम डिस्टेंस तभी होगा जब दोनों 2f पर हो, इसका मतलब इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस 4f के इक्वल होगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्लियर है? ठीक है, ठीक, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड कंटिन्यू कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड का पर्पस ये होता है कि हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ का पता लगाएं लैब में, कि तुम्हें लेंस दे दिया जाएगा और लेंस को देख करके तुम्हें फोकल लेंथ डिटरमिन करना होगा। ठीक है, तो एक तरीका, तो सिंपल तरीका ये है कि तुम बोलोगे हम ये भी तो कर सकते हैं कि इसको सनलाइट, लेंस को सनलाइट पे में रखते हैं। ठीक है, कि ऐसा तुम लोग बचपन में करते ही होगे कि इस जैसे माइक्रोस्कोप होता है, जो हैंडल माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसको रखते हो और वहाँ दूर से ये सनलाइट रेज आती हैं और उसको तुम लोग फोकस इस तरह से कराते हो कि पेपर के ऊपर कराते हो, और वहाँ पे वो जो शार्प उसका पॉइंट होता है वहाँ पर, ठीक है, उस हीट को यूज करके पेपर को भी बर्न कर सकते हो। तो एक तरीका है कि पैरेलल लाइट रेस को तुम, ठीक है, पास कराओ लेंस से, और जहाँ पर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, वो जो पॉइंट होगा वही फोकस होगा।
तो ऐसा करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस दिया रहता है तो एक बार हम बाहर सनलाइट में ले जा करके ना उसका एक रफ फोकल लेंथ आइडिया लेने के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ये मेथड बहुत एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो शार्प, बिल्कुल शार्प पॉइंट प्रोड्यूस करना, ठीक है, वो उतना मतलब बहुत एक्यूरेटली तुम नहीं पता कर सकते हो। ठीक है, तो लैब में भी जब हम डिस्प्लेसमेंट मेथड भी यूज करते हैं, उससे पहले एक बार हम फोकल लेंथ की का रफ एस्टिमेट हम लोग बाहर सनलाइट में ले जा करके निकाल लेते हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एक स्क्रीन होती है। यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से मान लो, ये ऐसे, ये कैंडल है, और इसके पीछे एक ऐसे एक क्लॉथ की, किसी कपड़े की ऐसे स्क्रीन बना लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे कैंडल रख दिया, इधर एक स्क्रीन रख दी, और इसके बीच में हमारा ये बेंच होता है जिसके ऊपर हम अपने कॉन्वेक्स लेंस को, जिसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है, उस लेंस को टू एंड फ्रो आसानी से ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। तो इसका सेटअप तुम्हें लैब में मिल जाएगा, उसमें वो बेंच रखा होता है, बेंच पे ऐसे स्लाइडिंग अरेंजमेंट रहता है, और ये लेंस को ना हम आगे पीछे इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट होता है कि लेंस को स्लाइड करके उस पोजीशन पर हम लाते हैं, ठीक है, जिससे कि रियल ऑब्जेक्ट के करेस्पॉन्डिंग, इस ऑब्जेक्ट के करेस्पॉन्डिंग रियल इमेज स्क्रीन पर अपीयर। ठीक है, ऑब्वियसली स्क्रीन पर जो इमेज आएगी ना, वो तभी पॉसिबल है जब रियल इमेज बन रही है। ठीक है, मतलब लाइट रेज आकर के, इस तरह से लाइट रे आकर के यहाँ पे ऐसे कन्वर्ज अगर करेंगी ना इस पॉइंट पर, हम इसको आगे पीछे ले जाते हैं, तो ये जो कैंडल की जो इमेज है ना, यहाँ पे शार्प होती है, ब्लर्ड होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके जब बिल्कुल शार्प इमेज बनती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि इसी पॉइंट पर ये लाइट रेज आकर के कन्वर्ज कर रही है। मतलब यही वो पोजीशन है जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज यहाँ बन रही है। ठीक है, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मेथड में करना ही होता है कि लेंस को स्लाइड करके इस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर लाना होता है। ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्लाइड करने में हमेशा, अगर तुम्हें स्क्रीन पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिल रही है, तो ऐसी दो इमेज मिलती है, ठीक है, ऐसी दो पोजीशंस लेंस की हमें मिलती है जिनके लिए ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल स्क्रीन पर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को और स्क्रीन को बिल्कुल फिक्स रखते हैं। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन ये कभी भी डिस्प्लेस नहीं होंगे। ठीक है, इनके बीच का गैप मान लो कुछ भी कैपिटल डी है। ठीक है, हम सिर्फ लेंस को स्लाइड करते हैं। ठीक है, और मेरा क्लेम है कि लेंस को स्लाइड करने में ना हमेशा ऐसे दो पॉसिबल, लेंस की ऐसी दो पॉसिबल पोजीशंस होंगी जिनके लिए इमेज स्क्रीन पर आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही पोजीशन पर इमेज स्क्रीन पर आए। ठीक है, ऑब्वियसली इमेज को स्क्रीन पर आने के लिए इमेज को रियल होना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज ना इन ही रेंजेस में होने चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को माइनस इंफिनिटी से फोकस के बीच में, और इमेज को फोकस से प्लस इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस अगर फिक्स है, तो ऐसी दो पोजीशंस होंगी लेंस की जिनके लिए इमेज स्क्रीन पर आएगी। ठीक है, और वो कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती है, वो गेस कर सकते हो तुम? बताओ, कौन कौन सी पोजीशन होगी, गेस कर सकते हो? देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस को हमें फिक्स रखना है। किन किन केसेस में होगा? स्टार्टिंग में तुम अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2f आ रही है, ठीक है, और इमेज जो है फोकस से 2f जा रही है,
और ऐसा करने में ऑब्जेक्ट और इमेज की जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, कहां से कहां तक आ रही है, इन्फिनिटी से लेकर के 4f हो रही है। अग्री करते हो? जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से 2f पर ला रहे हैं, उस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है वो पहले इन्फिनिटी थी और जैसे जैसे पास है उनके बीच की डिस्टेंस 4f हो गई। ठीक है, मान लो f की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, मान लो फोकल लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 4f की वैल्यू 40 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब है रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की के बीच का जो डिस्टेंस है वो, अभी अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से 2f पर लाते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी से डिक्रीज होते 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 40 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इससे पहले दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी 100 भी हुई होगी, 80 भी हुई होगी, 50 भी हुई होगी। ठीक है, और अब जाके 40 हुई है। ठीक है, ठीक, अब इसके बाद अगर तुम ऑब्जेक्ट को दोबारा आगे ले जाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को अगर तुम 2f से f, ऑब्जेक्ट को अगर हम 2f से फोकस तक ले जाते हैं, अब क्या है, अब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2f से f और इमेज, इमेज कहाँ से, 2f से इंफिनिटी। और इस बार जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच की, वो 4f से इंफिनिटी जाएगी। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट और इमेज की कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर कंसीडर करोगे तो वो डिस्टेंस एक बार तो तब होगी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2f के बीच में है, और दोबारा सेम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट और इमेज आएंगे जब ऑब्जेक्ट 2f से f के बीच में है। ये एग्री कर रहे हो सब लोग? मान लो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 4f की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस एक टाइम में यहाँ पर हुई होगी 50 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है, और एक बार फिर यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर के बीच, दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर हुई होगी। ठीक है, तो एक बार जब लेंस ऑब्जेक्ट से दूर है, ठीक है, इमेज पास है, इमेज छोटी है, तब इनके बीच की डिस्टेंस जो आई होगी, सेम डिस्टेंस अब जब लेंस ऑब्जेक्ट के पास आ गया, इमेज से दूर हो गया, इमेज बड़ी हो गई है, सेम डिस्टेंस अभी भी एक बार आएगी। ठीक है, ओके ओके, ये सब तो सारा कुछ अब इंट्रोडक्शन ही था। अब फाइनली कैलकुलेशन वाले पार्ट पर आते हैं कि हम, ठीक है, एक्चुअल में एक लेंस कंसीडर कर लेते हैं और और ठीक है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है, इनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है। ये प्रॉपरली मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये स्क्रीन है और यहाँ पर इमेज फॉर्म होनी है। लेटेस्ट से ऑब्जेक्ट को स्लाइड, सॉरी लेंस को स्लाइड करते करते पहली बार जो लेंस है ना वो कुछ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो गैप है वो फिक्स है, क्योंकि स्क्रीन और ऑब्जेक्ट को हम डिस्टर्ब नहीं करें, सिर्फ लेंस को स्लाइड करें। ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में जो गैप है उसको कैपिटल डी बोलते हैं। तो पहली बार ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो इमेज बन रही है कि वो कुछ इस तरह से यहाँ पर बन रही है। ठीक है, ठीक है, इमेज बन गई कुछ ऐसी। और दोबारा ये सेम फिगर कुछ यहाँ पर हमें दोबारा इस तरह से लाइट रे हम बनाते हैं, इसकी अलग डायग्राम बना दूं क्या, बताओ? चलो अलग डायग्राम बना देते हैं, नहीं तो फिगर थोड़ा
इस बार हमारा जो लेंस है वो यहाँ आ गया, ठीक है। और इस बार ऑब्जेक्ट तो वहीं पर है, लेकिन इस बार रे डायग्राम इमेज कैसी बनेगी? ओहो, ठीक है, सही है। कुछ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा फिगर थोड़ा और क्लियर करना पड़ेगा। सेकंड में इसको फिगर थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक है, अब लगभग ठीक है। ठीक है, रफ डायग्राम बनाना है, एक्यूरेट तो बनानी है। ये इमेज है, ठीक है। तो एक बार तो जब ऑब्जेक्ट के पास लेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो f और 2f के बीच में, इमेज 2f और इंफिनिटी के बीच में, उस टाइम में ऑब्जेक्ट और इमेज की बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी हो गई है। और दूसरी बार जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f के बीच में, इमेज f और 2f के बीच में, कि इमेज पास है, ऑब्जेक्ट दूर है, इस टाइम में भी दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस पता होती है। एक्सपेरिमेंट में करना बस ये होता है कि हम लेंस को स्लाइड करके ना पहली पोजीशन पता लगाते हैं, पहली पोजीशन पर देखते हैं कहाँ पर इमेज स्क्रीन पर आ रही है, और स्लाइड करके लेंस को स्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं जब दोबारा स्क्रीन पर इमेज आ जाए। और हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो बेंच होते हैं ना उस पे ऐसे मार्क, उस पे रीडिंग बनी हुई होती है, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि दोनों को डिस्प्लेस करने में ना, दोनों को मतलब लेंस को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन लाने में कितना डिस्प्लेस करना पड़ा। ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं एक्स, ठीक है। तो तुम देखोगे बस एक्स की वैल्यू निकाल करके हम लेंस की फोकल लेंथ का पता लगा लेते हैं। कैपिटल डी नोन होता है, बस हमें ये देखना होता है इस मेथड में कि लेंस को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा। लेंस को कितने अमाउंट से डिस्प्लेस किया ये पता चल गया तो तुम फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं कि फोकल लेंथ की वैल्यू, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें किसी भी एक पोजीशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन का पता चल जाए, ठीक है। तो पहले केस में अज्यूम कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस a है, और a और b में डिस्टेंस अज्यूम कर रहा हूँ। a ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और b इमेज की डिस्टेंस है, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू कैपिटल डी की इक्वल है। तो ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड है कि इस बार ना इमेज और लेंस की डिस्टेंस a हो जाएगी और ऑब्जेक्ट और लेंस की डिस्टेंस b हो जाएगी, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी से भी तुम देख सकते हो और लेंस को देख करके तो बता ही सकते, दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अगर हमें a और b की वैल्यू पता चल जाए तो लेंस फॉर्मूला से फोकल लेंथ की वैल्यू पता चल जाएगी,
ठीक है, ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो तुम यहाँ पर देख करके आसानी से कह सकते हो कि ए प्लस बी, ये डिस्टेंस लिख रहा हूँ, ए प्लस बी की वैल्यू कैपिटल डी है, चेक करो, ठीक है, और बी माइनस ए की वैल्यू ये एक्स के इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस के इक्वल है, चेक करो, ठीक, कैसे भी देख लो, यहाँ से यहाँ तक बी है और यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये बी माइनस ए के इक्वल होगी, ठीक है। इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो b की वैल्यू हमें पता चल जाएगी d प्लस एक्स अपॉन 2, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू पता चल जाएगी d माइनस एक्स अपॉन 2, चेक करो, और a और b की वैल्यू जैसे ही पता चली, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/, ठीक है। फोकस का कोऑर्डिनेट पहले वाले डायग्राम में ना, पहले वाले डायग्राम को देख करके लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट माइनस ए है और इमेज का कोऑर्डिनेट प्लस बी है, इमेज का कोऑर्डिनेट प्लस बी, तो प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, बी की वैल्यू आई है 1/v लिखना है ना, तो वैल्यू है d प्लस एक्स, इसको चेक करो, माइनस 1/ ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट वो माइनस ए है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ d माइनस एक्स इक्वल्स 1/f, तो इसको तुम सिंप्लीफाई करो तो ये प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, और एलसीएम लेकर के ये 2 कॉमन लेगो 1/d प्लस एक्स प्लस 1/d माइनस एक्स, तो ये ऊपर क्या आएगा, ऐड करोगे तो ये 2d 4d आएगा और नीचे आएगा d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्टेप में सिंप्लीफाई करके तुम्हें पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट को देख करके फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो आ रही है d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। कैपिटल डी पता था हमें पहले से, और लेंस को डिस्प्लेस करके एक्स की वैल्यू निकाली, जैसे ही एक्स की वैल्यू पता चल गई तो तुम्हें फोकल लेंथ की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा, तभी तुम ठीक है अप्लाई करके वैलिड रिजल्ट्स निकाल सकते हो, जब d की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, ठीक है। अगर d की वैल्यू 4f के इक्वल हो जाए तो डिस्प्लेस x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, और तुम्हें डायरेक्टली f की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब हम स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस 4f या उससे ज्यादा रखें। क्यों? क्योंकि 4f से अगर कम डिस्टेंस होगी ना तो रियल इमेज बन ही नहीं सकती, और रियल इमेज नहीं बनेगी तो उसको हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते, क्योंकि स्क्रीन पर इमेज को लाने के लिए हमेशा इमेज को रियल होना पड़ेगा, लाइट इज एक्चुअली आकर के यहाँ पर जब मीट करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, तभी हमें वो इमेज स्क्रीन पर अलग से दिखाई देगी, ठीक है। अगर वर्चुअल इमेज है तो उसको स्क्रीन पर कभी हम ला ही नहीं सकते, ठीक है। वर्चुअल इमेज जैसे ये लेंस है, ठीक है, सॉरी ये लेंस है और इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है, मान लो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास रखिए, तो ये ऐसे और ये ऐसे, इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है। तो इसकी वर्चुअल इमेज कहाँ पर बन रही है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज हैं इनको हम एक्सट्रापोलेट करते हैं और बोलते हैं ये इसकी वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर स्क्रीन ला करके रखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है ना उसको ऐसा फील हो रहा है ये जो लाइट रे है ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर आकर के देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई लाइट रे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे स्क्रीन ला करके देखेंगे हमें वो स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर एक्चुअली लाइट रे थोड़ी गई है,
ठीक है, तो स्क्रीन पर अगर हमें इमेज को लाना है तो उसके लिए इमेज को रियल होना जरूरी है कि वो तभी हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस 4f से ज्यादा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इन दोनों केस में मैग्निफिकेशन निकालो। ठीक है, पहले केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताओ और दूसरे केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताओ। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी, पहले केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी? मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है v/u के इक्वल। तो पहले केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी v विच इज प्लस b, u विच इज माइनस c। ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। पहले केस में मैग्निफिकेशन है b/a के इक्वल, 1 से ज्यादा है b/a की वैल्यू क्योंकि b ज्यादा है a कम है। ठीक है, इस बार इनलार्ज इमेज बन रही है। ठीक है, और नेगेटिव है मैग्निफिकेशन। और दूसरे केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? दूसरे केस में मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे तो प्लस a/-b, a/b के इक्वल है। ठीक है, तो जब हम दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई, अच्छा इसको ना इनके साइजेस को हम इसका नाम कुछ रख देते हैं। ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको o लिख देते हैं। ठीक है, और इमेज का जो साइज है ये I1 है और ये I2 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? या h से ही डिनोट करूं अगर कोई प्रॉब्लम है तो? चलो h यूज कर लेता हूँ। तो ये HO है, ये H1 है और ये H2 है। एक बार इनलार्ज इमेज बनेगी, एक बार डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये जो मैग्निफिकेशन है इसकी वैल्यू होगी पहले केस में H1/HO, ठीक है, दूसरे केस में H2/HO। ठीक है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा पता है? तो दूसरा पॉइंट मेरा यही है कि जब दोनों मैग्निफिकेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले केस में b/a होगी तो दूसरे केस में a/b होगी। ये हमेशा 1 के इक्वल आनी है। और 1 के इक्वल मैग्निफिकेशन आने का मतलब H1 H2/HO स्क्वायर की वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट का की जो हाइट होगी ना H1 H2 के ज्योमेट्रिक मीन की इक्वल होगी हमेशा डिस्प्लेसमेंट मेथड में। यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे बताने। एक तो ये बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट मेथड तभी वैलिड होगा जब दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D की वैल्यू 4f से ज्यादा हो। अगर ये D की वैल्यू 4f से कम यहाँ पर पुट करोगे ना तो ये एब्सर्ड रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके लिए वो x की रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और दूसरा कि दोनों की जो साइजेस होते हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा उन दोनों की साइजेस का, दोनों इमेज की साइजेस का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वही ऑब्जेक्ट की साइज होगी। ठीक है, इसमें इतना ही बताना है बस। ठीक, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाकी तुम लोग अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। वो जो इक्विवेलेंट लेंस सेपरेशन वाला था वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करूंगा। इसमें 2 क्लासेस लगेंगी। एक क्लास में इंट्रोडक्शन होगा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन की बेसिस पे और ये सारे जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस के जो, हाँ उबैद तुम्हारा डाउट बता रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस के जो रिजल्ट्स है ना, मतलब कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, ये सब अच्छे से हमेशा अगर दिमाग में फिट है तो फिर तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का जो की जो वर्किंग है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, वो सब अच्छे से समझ जाओगे।